एक दिन पत्थर दिल हेला ने अपने एक सिपाही को बुलाया। इस शीशे पे से कपड़ा उतारो डंकॉफ। उसका सिपाही बहुत सुस्त था। उसने उसका कपड़ा अपने ऊपर ही गिरा लिया। बेवकूफ, चले जाओ यहाँ से तुम। हेला ने अपने आप को शीशे में देखा और बोला, शीशे शीशे ये बताओ कौन है सबसे खूबसूरत? जादुई शीशे ने जवाब दिया, अब आप इस दुनिया में सबसे खूबसूरत नहीं रही। स्नो वाइट इस दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़की है। हेला को बहुत गुस्सा आया। ऐसा नहीं हो सकता, मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं हो सकता। पूरा महल उसके गुस्से से हिलने लगा और अब वो चाहती थी कि स्नो वाइट को मार दिया जाए। उसने एक प्लान बनाया और एक सिपाही को बुलाया और बोला कि स्नो वाइट को कहीं दूर ले जाकर कत्ल कर दे और मुझे इसका दिल ला के दो। स्नो वाइट को अपने सिपाही पर भरोसा था और वो उसके साथ जंगल में चली गई। रास्ते में उसे एक जख्मी चिड़िया दिखी और स्नो वाइट ने उस चिड़िया को उठाया ताकि वो उसकी मदद कर सके। उसका सिपाही उस पर पीछे से वार करने की कोशिश कर रहा था। उसने अपना तीर निकाला ताकि वो उसे मार सके। उसने अपना निशाना लिया, लेकिन उसको उस पर रहम आ गया और उसने देखा कि उसका दिल कितना साफ है। उसने फैसला किया कि वो उसे नहीं मारेगा। स्नो वाइट, मुझे तुम्हें मारने के लिए यहाँ भेजा गया था कि मैं तुम्हारा दिल निकाल सकूं, लेकिन मुझसे ऐसा ना हो सका। कौन लेना चाहता है मेरा दिल? वही शहजादी हेला। तुम्हें कहीं जाना चाहिए, कहीं छुप जाओ। सिपाही ने हेला से झूठ बोलना चाहा और उसने जंगल में किसी जानवर को मार दिया और उसका दिल निकाल लिया और हेला को ये बताया कि स्नो वाइट मर चुकी है। स्नो वाइट बहुत डर रही थी और वो भागने लगी। वो बड़े बड़े पेड़ों से और उल्लुओं से बच बचाती भागने लगी। वो एक पेड़ के पास आके रुकी और वो सो गई एक अंधेरी डरावनी रात में। जैसे ही सिपाही अपने महल वापस पहुंचा, वो सीधा हेला के पास आया। मैंने आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी। पत्थर दिल हेला ने वो बॉक्स लिया और उसे ये यकीन हो गया था कि स्नो वाइट मर चुकी है और वो जोर जोर से हंसने लगी। नए दिन की सुबह स्नो वाइट जागी एक खूबसूरत जंगल में और उसके सामने एक बहुत प्यारा छोटा सा घर था, जिसके अंदर एक छोटा सा गार्डन भी था। छोटी खिड़कियाँ और एक घंटी भी और एक छोटा गोल सा दरवाजा। स्नो वाइट ने घंटी बजाई पर कोई भी नहीं आया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाना चाहा, दरवाजा खुल गया और अंदर भी सब कुछ छोटा छोटा था। स्नो वाइट को लगा कि वो किसी टॉय हाउस में है। छोटे बर्तन, छोटे चमचे और छोटे ग्लास। स्नो वाइट को एक छोटे से बर्तन में सूप दिखा। वो बहुत भूखी थी, इसलिए उसने सूप पीना शुरू किया और फिर वो एक छोटे से बेड पर सो गई। थोड़ी सी दूर इस घर के मालिक अपना काम खत्म कर ही चुके थे और घर की तरफ आ रहे थे। जैसे ही वो घर में आए, वो समझ गए थे कि कुछ तो गड़बड़ है, तो वो अंदर चुपचाप चलने लगे। किसी ने मेरी ब्रेड खा ली है और किसी ने मेरी प्लेट भी इस्तेमाल करी है। अरे यहाँ तो मेरे बेड पे कोई सो रहा है।
कितनी प्यारी लड़की है। अरे 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 पकड़ो, अरे पकड़ो लैंप को, अरे लैंप को पकड़ो, अरे पकड़ो। वो उठने वाली है। वो कंबल के अंदर छुप गई है। तुम्हें घबराना नहीं चाहिए बेटी, हम लोग 7 बोने हैं। मेरा नाम एस है और ये है जॉली, एंग्री, क्यूरियस, सिली, शाय और लेजी। मेरा नाम स्नो वाइट है। मैं माफी चाहती हूँ घर में ऐसे आने के लिए। स्नो वाइट ने उन सारे बोनों को अपनी कहानी बताई और वो 7 बोने स्नो वाइट की बातें सुनकर बहुत उदास हो गए। तो उन्होंने फैसला किया कि स्नो वाइट अब उन्हीं के साथ रहेगी। यहाँ से बहुत दूर दूसरे शहर में एक बहुत ही खूबसूरत शहजादा रहता था। उसका नाम था एंथनी। उसको रात में बैठकर आसमान को देखना और तारे गिनना बहुत पसंद था, जो उसको उसके बिछड़े दोस्तों की याद दिलाता था। एक रात उसने आसमान में स्नो वाइट का चेहरा देखा और वो उससे मिलना चाहता था। एक परी ने बताया कि वो मुसीबत में है और उसने उसे एक जादुई नेकलेस दिया। फिर शहजादा एंथनी अपने घोड़े पर बैठा और स्नो वाइट को तलाश करने के लिए निकल पड़ा। और दूसरी तरफ महल में हेला अपने जादुई शीशे की तरफ दोबारा गई। डंक ऑफ, इस शीशे पे से कपड़ा उतारो, मैं अपनी खूबसूरती देखना चाहती हूँ। डंकफ करीब आया और उसने शीशे से कपड़ा उतारा और शीशा टूटने ही वाला था। डंकफ सच में बहुत सुस्त इंसान है। जब भी वो कोई काम करने लगता है तो वो सुस्त हो जाता है और उसे नींद आने लगती है। हेला ने उसे गुस्से से बाहर भेज दिया। जब डंकफ वहाँ से चला गया, हेला ने एक बार फिर से शीशे से पूछा कि कौन है सबसे ज्यादा खूबसूरत। शीशे शीशे ये बताओ, कौन है सबसे खूबसूरत? आप इस दुनिया में सबसे खूबसूरत नहीं रही। स्नो वाइट इस दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़की है। नहीं, मुझे लगा कि स्नो वाइट मर चुकी है। हेला पूरी रात जागती रही और प्लान बनाती रही कि कैसे स्नो वाइट को मारा जाए। और थोड़ी ही देर बाद उसके दिमाग में एक बहुत ही भयानक आइडिया आया और वो एक छोटे से रैबिट में बदल गई। सुबह में 7 बोने अपने काम पर जा रहे थे और एक एक करके स्नो वाइट को किस दे रहे थे और स्नो वाइट को समझाया कि जब घर में अकेली हो तो ध्यान रखना। देखो स्नो वाइट, यहाँ का माहौल ठीक नहीं है, किसी अजनबी के लिए दरवाजा मत खोलना। स्नो वाइट गार्डन में चली गई और वो गार्डन में तमाम फूलों को पानी देना शुरू हो गई और उसने देखा कि एक रैबिट उसकी तरफ आ रहा है जो कि जख्मी दिख रहा था। वो उसके पास गई और उसे उठा लिया और उसे घर में ले गई। उसने रैबिट के हाथ पर पट्टी बांधी। उसके बाद उसने उसे अपने बेड पर लिटा दिया। रैबिट ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सो गया, लेकिन जैसे ही स्नो वाइट कमरे से बाहर गई, रैबिट ने अपनी आंखें खोली और इधर उधर देखा। फिर वो कूदा और वापस उस चुड़ैल हेला में बदल गया और सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक हुआ। उसने तकिए में एक पर्पल कलर का जादू डाला और उसे लगा कि स्नो वाइट यहाँ सो जाएगी और मर जाएगी। स्नो वाइट गार्डन में काम करके बहुत थक गई थी और वो सोने के लिए बेडरूम में चली गई। वो बस अपना सर बेड पर रखने ही वाली थी कि स्नो वाइट। उसी वक्त 7 बोने घर आ गए। स्नो वाइट ने उनके लिए दरवाजा खोला। रात का खाना खाने के बाद उन्होंने पूरी रात डांस किया। स्नो वाइट फायरप्लेस के पास सो गई और ये बहुत अच्छी बात थी क्योंकि अब वो उस जहर वाले पिलो पे नहीं सोई थी। जैसे ही हेला वापस आई, डंकफ अभी तक महल में सो रहा था।
हेला को लगा कि उसका प्लान कामयाब हो गया है और उसने दोबारा पूछा, शीशे शीशे ये बताओ कौन है सबसे खूबसूरत? मेरी शहजादी स्नो वाइट है सबसे खूबसूरत, जो 7 बोनों के साथ रहती है। ओह नहीं 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 नहीं, मुझे सबसे ज्यादा खूबसूरत होना चाहिए। मैं अब एक ऐसा प्लान बनाऊंगी कि स्नो वाइट को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। थोड़े दिनों बाद जब 7 बोने काम कर रहे थे, तब स्नो वाइट 7 बोनों के कपड़े सी रही थी और फिर उसे दरवाजे पे किसी की आवाज आई। कोई दरवाजा खटखटा रहा था। स्नो वाइट ने दरवाजे के अंदर से देखा कि बाहर एक बूढ़ी औरत खड़ी है जिसके हाथ में बहुत सारे सेब हैं। कौन है आप? सेब ले लो, ये बड़े ही मजेदार सेब हैं, तुम खाना चाहोगी? स्नो वाइट पहले तो बहुत घबरा गई, लेकिन उसे सेब बहुत पसंद थे। ये लो बेटी, खा के तो देखो, ये बहुत ही मजेदार सेब हैं। स्नो वाइट ने वो एप्पल ले लिया जो उस बूढ़ी औरत ने दिया था और एक निवाला लिया। उस सेब में जहर मिला हुआ था। इससे पहले कि स्नो वाइट कुछ बोलती, वो बेहोश होकर नीचे गिर गई। सड़क के बिल्कुल नीचे शहजादे एंथनी ने अपने घोड़े को एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बांध दिया। शहजादा एंथनी स्नो वाइट को ढूंढने के लिए बहुत परेशान था। उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत रास्ते से जा रही थी। वो उससे बात करने ही वाला था, लेकिन अचानक वो बूढ़ी औरत अचानक से हेला में बदल गई। शहजादा और उसका घोड़ा बहुत हैरान हुए और उन्होंने रास्ता पूछने का इरादा बदल लिया। रात को देर से जब बोने घर आए, उन्होंने देखा कि स्नो वाइट अभी भी जमीन पर बेजान पड़ी है। वो बहुत उदास थे और उनके दिल टुकड़े टुकड़े हो गए थे। उन्होंने एक शीशे का कॉफिन बनवाया, दुनिया की सबसे बड़ी नदी में भेज दिया ताकि सल्तनत के सारे लोगों को पता चल जाए कि स्नो वाइट अब नहीं रही। शहजादा अपने घोड़े के साथ जा रहा था और उसने देखा कि एक कश्ती में कॉफिन है। उसने लड़की का चेहरा फौरन पहचान लिया। शहजादा बहुत उदास था, लेकिन उसने कॉफिन को खोला। उसने वो नेकलेस अपनी जेब से निकाला और स्नो वाइट को पहना दिया। खुदा हाफिज मेरी शहजादी, जहाँ रहो सितारों की तरह चमकती रहो। लेकिन तभी शहजादे ने देखा कि स्नो वाइट हिली। जो नेकलेस उसने पहनाया था वो जादुई नेकलेस था और जैसे ही वो नेकलेस चमका, स्नो वाइट जाग उठी। जब वो जागी तो वो देख के बहुत खुश हुई कि उसके सामने एक खूबसूरत शहजादा खड़ा है। जब वो किनारे पर आए तो वो स्नो वाइट के महल जा पहुँचे। स्नो वाइट और शहजादे एंथनी ने वो सब बताया जो उन्होंने देखा था। जब बादशाह को पता चला कि स्नो वाइट के साथ क्या हुआ था, तो बादशाह ने हेला को महल से बाहर निकाल दिया। बादशाह ने वो जादुई शीशा और हेला के तमाम जादू अपने महल के स्टोर रूम में बंद कर दिए। थोड़े ही महीनों बाद स्नो वाइट और शहजादे को प्यार हो गया, इसलिए ये एक अरेंज मैरिज नहीं थी और महल में बड़े धूमधाम से शादी हुई। सातों बोने शहजादा और स्नो वाइट बहुत खुशी से जिंदगी गुजारने लगे। सिंड्रेला की कहानी। एक जमाने का जिक्र है, यहाँ से बहुत दूर एक खूबसूरत लड़की रहा करती थी जिसका नाम था सिंड्रेला।
जब सिंड्रेला की वालिदा इंतकाल कर चुकी थी तो सिंड्रेला के वालिद ने दूसरी शादी कर ली थी जिसका नाम था लेडी पफी। लेडी पफी की 2 बहुत ही चालाक और जेलस बेटियां थीं। वो दोनों हर वक्त लड़ते रहते थे, यहाँ तक एक हेयर ब्रश के लिए भी। छोड़ दो, मैंने कहा छोड़ दो इसे। छोड़ दो इसे, ये मेरा है। नहीं नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी, ये मेरा है। एक दिन सिंड्रेला के वालिद को एक लंबे सफर के लिए निकलना था और लेडी पफी ने इसका फायदा उठाते हुए सिंड्रेला से सारे घर के काम करवाए। बेचारी सिंड्रेला पूरा घर साफ कर रही थी। वो लकड़ियां फायरप्लेस तक लेके गई और उसने पूरे घर के लिए खाना भी बनाया। लेडी बफी और उसकी बेटियां सिंड्रेला से बहुत बदतमीजी से पेश आने लगीं। सिंड्रेला बहुत गंदी है, इसे हमारे कमरे में मत सुलाया करें। तुम हमारे कमरे में सोती हो इसलिए हमें बुरे ख्वाब आते हैं। तुम यहाँ मेरी बेटियों को परेशान करती हो। जाओ जाके अपने लिए सोने का दूसरा बंदोबस्त करो। बेचारी सिंड्रेला एक बहुत ही मिट्टी से भरे कमरे में बैठ गई। वो एक छोटी खिड़की में से गार्डन की तरफ देखने लगी और जब भी वो खिड़की में जाती स्नो वाइट की दोस्त पिजन वहाँ आ जाती। हेलो प्यारे पिजन। थोड़े दिनों बाद जब वो अपना कमरा साफ कर रही थी सिंड्रेला को 2 चूहे नजर आए। तुम दोनों कौन हो? हाय, मेरा नाम चिटर है। और मेरा नाम है मोज़रेला। और मैं हूँ सिंड्रेला। मुझे पता है तुम लोग को चीज बहुत पसंद है। मेरे पास तुम लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज है। अरे वाह वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम तो यहाँ इसे 1 घंटे से ढूंढ रहे हैं। मगर यहाँ पर तो एक खतरनाक बिल्ली है। अरे उस बिल्ली का नाम है पेपू। कल सबसे पहले मैं तुम दोनों के लिए नाश्ता बनाऊंगी। अगली सुबह सिंड्रेला बगैर आवाज किए किचन में गई। खतरनाक बिल्ली पापू चूहों के घर के दरवाजे की तरफ बैठकर चूहों का इंतजार कर रही थी। सिंड्रेला ने बगैर आवाज किए कुछ चीज के टुकड़े उठाए और वापस जाने लगी। लेकिन तभी लेडी पफी की बेटी ने उसे पकड़ लिया। तुम्हारे हाथ में ये क्या है और तुम कहाँ जा रही हो इसे लेके? ये थोड़ी सी चीज है मेरे नाश्ते के लिए। अम्मी, सिंड्रेला हमारा खाना चुरा रही है। मैं चोरी कर रही हूँ? मैं कभी भी कुछ भी चोरी नहीं कर सकती। तुम चोरी करके झूठ बोल रही हो। दोनों चूहे सीढ़ियों से नीचे उतरे और किचन की तरफ भागने लगे ताकि वो उस लेडी पफी की बेटियों को डरा सकें। अरे नहीं चूहे। आओ, मुझे डर लग रहा है। मुझे डर लग रहा है। यहाँ 1 नहीं 2 चूहे हैं। अम्मी बचाएं। लेडी पफी उन दोनों चूहों को बस पकड़ने ही वाली थी, लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हो गई। एक सिपाही तशरीफ लाया। कल महल में एक बहुत बड़े जश्न का इनेकाद किया गया है। शहजादे के लिए शहजादी का इंतखाब होना है। हर शहर की लड़कियां जो शादी के अहल हैं वहां पे आएं। जैसे ही उन्होंने पार्टी का नाम सुना, सिंड्रेला की सौतेली बहनें जल्दी से अपने कमरे की तरफ जा पहुंची और उस शाम के लिए वो अपने कपड़े निकालना शुरू हो गए। और लेडी पफी भी यही चाहती थी कि उसकी बेटियां खूबसूरत लगें। इसीलिए लेडी पफी की दोनों बेटियों ने सिंड्रेला को अपने लिए नए कपड़े सीने को कहा। तीसरा दिन आन पहुंचा। सिंड्रेला बहुत थक चुकी थी। उसके दोस्तों ने भी उसे जगाने की बहुत कोशिश की। सिंड्रेला उठो, तुम्हें जाना है, आंखें खोलो। लेकिन मेरे पास तो कोई ड्रेस भी नहीं है और ये कपड़े मेरे गंदे हो रहे हैं। अपनी आंखें बंद करो सिंड्रेला, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। दोनों चूहे सिंड्रेला को कमरे के बीच में ले गए
व्हाइट पिजन ने उस सफेद कपड़े को हटाया। टन टन। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, ये कितना अच्छा लग रहा है। सिंड्रेला ने अपने नए कपड़े पहने और अपने बाल बनाए और नीचे की तरफ चली गई। लेकिन सिंड्रेला की दोनों बहनें उसे देखकर बहुत जेलस होने लगीं। लेडी पफी ने जब देखा कि सिंड्रेला इतनी खूबसूरत दिख रही है तो वो नहीं चाहती थी कि सिंड्रेला पार्टी में जाए। तो उसने फायरप्लेस के अंदर कुछ बीन्स डाले और सिंड्रेला को कहा कि अगर वो ये उठा सकती है तो वो पार्टी में जा सकती है। अगर तुमने 5 मिनट के अंदर अंदर इस फायरप्लेस में से बीन्स उठा ली तो फिर तुम हमारे साथ आ सकती हो। सिंड्रेला को उस पार्टी में कुछ भी कर जाना था और इसीलिए वो बीन्स को उठाने लगी। उसके छोटे दोस्तों ने उसकी मदद करना चाही और 5 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने उन बीन्स को उठाकर वापस बाउल में रख दिया। सिंड्रेला जल्दी से लेडी पफी के पास गई जो कि जाने ही वाली थी और उसने उन्हें बॉल दिखाया। लेडी पफी अभी भी नहीं चाहती थी कि सिंड्रेला पार्टी में जाए और इस बार उसने सिंड्रेला के गंदे कपड़ों को अपना निशाना बनाया और वो सिंड्रेला को छोड़कर चले गए। सिंड्रेला को घर पर छोड़कर पार्टी की तरफ। बेचारी सिंड्रेला बहुत उदास थी। वो गार्डन में बैठकर बहुत देर तक रोई, एक पेड़ के नीचे बैठकर, और वो पेड़ उसकी माँ ने उगाया था। और तभी वो पेड़ अचानक से हिलने लगा और चमकने लगा और एक खूबसूरत परी सिंड्रेला के सामने आई। मेरा नाम है लियाबेल और मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। उदास मत हो, तुम भी उस पार्टी में जरूर जाओगी। लेकिन मैं इस हालत में पार्टी में कैसे जाऊंगी? वो तुम मुझ पे छोड़ दो। मुझे सिर्फ एक पम्पकिन चाहिए और बाकी चीजें यहाँ पहले से मौजूद हैं। सिंड्रेला अपने हाथ में एक पम्पकिन लेकर वापस आई। वो परी अपना जादू इस्तेमाल करना शुरू हो गई और उस पम्पकिन को उसने एक कोच में बदल दिया। उन चूहों को घोड़ों में और पिजन को एक खूबसूरत से ड्राइवर में। सिंड्रेला को अपनी आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आया। लियाबेल, तुमने ये सब कैसे किया? परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और सिंड्रेला को एक खूबसूरत ब्लू ड्रेस दे दिया और उसके पास बहुत ही अच्छे जूते भी आ गए। मैं तो एक शहजादी की तरह लग रही हूँ। शुक्रिया लियाबेल। अब तुम पार्टी में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो। जाओ। परी ने पार्टी में जाने से पहले सिंड्रेला को कुछ बातें बताईं। और याद रहे कि तुम्हें 12 बजे से पहले आना है, वरना जादू खत्म हो जाएगा और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। सिंड्रेला ने परी की बात बहुत ध्यान से सुनी और आखिरकार पार्टी की तरफ निकल पड़ी। उस पंपकिन के कोच ने उस महल के दरवाजे के सामने सिंड्रेला को उतारा। सिंड्रेला अपनी खूबसूरती के साथ महल में जा पहुंची। पार्टी के अंदर तमाम लोग इस सोच में पड़ गए कि इतनी खूबसूरत लड़की आखिर है कौन। लेडी पफी ने अपनी बेटियों को इशारों से बताया कि ये तो सिंड्रेला है। शहजादा लियो सिंड्रेला के करीब आया और उससे सिंड्रेला को देखते ही प्यार हो गया। ऐ खूबसूरत लड़की, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? सिंड्रेला को शहजादे लियो के साथ डांस कर बहुत मजा आ रहा था और वो वक्त के बारे में भूल गई। जब घड़ी 12 बजाने ही वाली थी, उसे परी की बात याद आ गई। तुम्हें 12 बजे से पहले आना होगा, वरना
सिंड्रेला ने शहजादे को वहीं छोड़ा और महल से जल्दी से भागने लगी। अरे अरे रुको, तुम कहाँ जा रही हो? मैंने तो तुम्हारा नाम तक नहीं पूछा। जब सिंड्रेला सीढ़ियों से नीचे भाग रही थी तो उसके पैर में से उसका एक जूता नीचे गिर गया। इतना वक्त नहीं था कि वो पीछे मुड़ के उस जूते को उठा सकती, तो वो जल्दी से अपनी कोच की तरफ भागने लगी और महल को छोड़ दिया। शुक्र है वो जाते जाते अपनी एक निशानी छोड़ गई। अब मैं इस सैंडल की मदद से उसे ढूंढूंगा। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा हो गया। सिंड्रेला वापस अपने कमरे में आ गई। वो शहजादे लियो के साथ बिताए हुए डांस के बारे में सोच रही थी और उसे भी शहजादे लियो से प्यार हो गया था। लेकिन शहजादा लियो उसको उसके गंदे कपड़ों के साथ बिल्कुल नहीं पहचानने वाला था। वक्त गुजर गया और शहजादे ने अपने महल के बराबर में एक कमरा बनाया जिसके अंदर सिंड्रेला का जूता रखा हुआ था। जितनी भी लड़कियां इस शहर में रहती थीं, इस जगह आई और उस जूते को पहनने की बहुत कोशिश की। यहाँ तक कि लेडी पफी और उसकी बेटियां भी उस जगह पर जाने लगीं, लेकिन वो सिंड्रेला को लेकर नहीं जाना चाहती थी। तुम घर पे ही रुको, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि वो जूता तुम्हारा हो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो जूता मेरा या कसांड्रा का होगा। मैं भी तो दुनिया में रहने वाली एक लड़की हूँ, मुझे भी जूता पहनने की इजाजत है। लेडी पफी ने सिंड्रेला की बात को नहीं सुना। उसने सिंड्रेला को घर के अंदर बंद किया और अपनी बेटियों के साथ चली गई। बदकिस्मती से लेडी पफी की दोनों बेटियों को वो जूते नहीं आए। अगर आप इसे थोड़ा सही से पहनाएंगे तो ये मेरे पाँव में सेट हो जाएगा। रात के वक्त जब कमरे की लाइट्स बंद हो चुकी थी, सिंड्रेला अपने घर से बाहर निकली मोज़रेला और चेडर की मदद से। वो उस कमरे की तरफ जा पहुंची जहां पे वो जूता रखा हुआ था। जैसे ही वो जूता पहनने वाली थी, शहजादा लियो वहां आ पहुंचा। रुक जाओ, ये क्या कर रही हो? तुम जूता खराब कर रही हो। नहीं नहीं, ये मेरा शूज है, ये मेरे पाँव में बिल्कुल सही आ रहा है। ये सच कह रही है, इसका नाम सिंड्रेला है। सिंड्रेला ने वो जूता पैरों में पहना शहजादे लियो के सामने और वो समझ गया कि वो जूता तो सिंड्रेला का ही है। वो तुम ही थी और वो खुश था। तुम ही थी उस रात जिसके साथ मैंने डांस किया। क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम सिंड्रेला है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी सिंड्रेला? सिंड्रेला ने खुशी खुशी शहजादे लियो को हाँ कर दी, जिससे वो प्यार करती थी। उन्होंने एक बहुत बड़े महल में शादी की और वो अपनी जिंदगी खुशी से गुजारने लगे। हमारी प्यारी छोटी जलपरी। एक जमाने का जिक्र है, बहुत गहरे समुंदर में एक बहुत बड़ी दुनिया थी जिसके बारे में किसी को नहीं पता था। वहाँ डॉल्फिन्स गाने गाती, जेलीफिश डांस करती, छोटी छोटी मछलियाँ तैरने लगती और पानी की बहुत गहराई में एक बहुत ही खूबसूरत महल था। उस महल में बहुत सारे लोग थे जो कि बहुत ही खुशियों के साथ रहा करते थे। उस महल के बादशाह का नाम बादशाह पोसाइडन, जो कि अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता था और महल में हमेशा उनकी हिफाजत करता था। आर्या सबसे छोटी थी और वो कभी नहीं समझ पाती कि उसके वालिद उसे बाहर जाने क्यों नहीं देते। वो बताते हैं कि बाहर के लोग बहुत ही खतरनाक होते हैं और जमीन पर रहने वाले तमाम लोग उसको नुकसान दे सकते हैं।
आर्या, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम अपना ताज पहन पाओगी, लेकिन जब तक तुम जवान नहीं हो जाती तुम्हें इसी महल में रहना होगा। पर मुझे बाहर के लोगों को जानना है। बाहर के लोगों को हमारी जिंदगी की परवाह नहीं है बेटी। वो पानी के अंदर हमेशा कचरा फेंकते रहते हैं, तो तुम्हें अपने वालिद की बात को मानना है। छोटी जलपरी आर्या ने उनकी बात को समझा और वो अब और भी परेशान हो गई कि बाहर के लोग कैसे होते हैं। मैं अपने बड़े होने का इंतजार नहीं कर सकती। क्या पता जमीन पर रहने वाले लोग हमारे जैसे ही हों। और छोटी जलपरी आर्या के पास एक प्लान आया कि वो किस तरह से इस महल से बाहर जा सके। उसे अपने दोस्तों की याद आई, बड़ी व्हेल विली और छोटी डॉल्फिन डॉली, क्योंकि वो लोग महल से जब चाहे तब बाहर जा सकते हैं। महल से बाहर जाने के दरवाजे पर जो गार्ड्स खड़े थे उन्होंने रास्ता खोला ताकि डॉल्फिन डॉली और बड़ी व्हेल विली महल से बाहर जा सकें। उनका जब दिल चाहे वो बाहर अंदर जा सकते थे। जैसे ही वो लोग बाहर निकले, व्हेल ने अपना मुंह खोला और छोटी जलपरी को आजाद किया और अपने दोस्तों की मदद से आर्या अब बाहर जा सकती थी। उसके बाद वो सीधा पानी से ऊपर चली गई। अपनी जिंदगी में पहली मर्तबा उसने हवा को महसूस किया, सूरज को देखा और चीलों की आवाज सुनी। ये सब कितना अच्छा लग रहा है। Here's my home, deep blue sea. Everything is fun, friends with me. The king called me the little mermaid, the very best daughter of the king of the sea. Just look around, you will see the joy, a beautiful life and the ocean roar. Just look around, you will see the joy, a beautiful life and the ocean roar. उसी वक्त आर्या ने एक गाने की आवाज सुनी जो कि पानी की दूसरी तरफ से आ रही थी। उसने जल्दी से पानी के अंदर छलांग मारी और आवाज की तरफ निकल पड़ी। उसके सामने एक बहुत बड़ी कश्ती थी। ओह, कश्ती! चलो डॉल्फी, उस कश्ती के थोड़ा करीब चलते हैं। आर्या, रुको, वहाँ जाना नुकसानदेह हो सकता है। उसकी दोस्त डॉल्फी ने उसे समझाया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आर्या, रुको! वो कश्ती के बहुत करीब गई ताकि वो इस शहर का बादशाह देख सके और उसका बेटा एडवर्ड। वो सारे शहजादे की सालगिरह मना रहे थे। शहजादा, आर्या, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। वो सिपाही हमें नुकसान पहुँचा सकते हैं। हमें अब घर वापस जाना चाहिए। शहजादा अपनी कश्ती के किनारे पर खड़े होकर फ्लूट बजाने लगा। ये कोई बुरा इंसान तो नहीं दिख रहा। आर्या ने भी उस फ्लूट की आवाज सुनकर अपनी आवाज में गाना शुरू करा। शहजादे को उसकी आवाज आई तो उसने इधर उधर देखना शुरू किया। ये खूबसूरत आवाज किसकी है? चलो चले आर्या, वो तुम्हें देख लेंगे। यहाँ से बहुत दूर बादशाह पोसाइडन की बहन चुड़ैल वेगा बादशाह पोसाइडन के महल में रहना पसंद करती थी, लेकिन फिर उसे निकाल दिया गया था उसके बुरे कामों की वजह से। आखिर वो दिन आ ही गया कि बादशाह पोसाइडन की बेटी और एक इंसान। मैं हुक्म देती हूँ कि तूफान हवाएं सब शहजादे की कश्ती को पलट के रख दे। वेगा के जादू की वजह से शहजादे की कश्ती की तरफ बहुत तेज तूफान आ गया।
कश्ती डूब रही है, हमें जाके मदद करनी होगी। आर्या पानी की गहराइयों में गई और सीधा शहजादे की कश्ती की तरफ जा पहुंची। उसने तैरते तैरते शहजादे की फ्लूट को देखा और उसे उठा लिया। फिर उसने शहजादे को ढूंढा और जल्दी से उसे ऊपर लेकर आने लगी। उठ जाओ, तुम उठ जाओ। शहजादे ने हल्के हल्के अपनी आंखें खोली तुम जिंदा हो और एक बहुत खूबसूरत जलपरी को अपने सामने देखा। आर्या को एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आई और वो वहां से जल्दी से निकल गई। बादशाह और उसके सिपाही और एक लड़की शहजादे को ढूंढ रहे थे। एक लड़की ने मेरी जान बचाई। मैं उसका चेहरा तो नहीं देख सका, लेकिन मैं उसकी आवाज पहले सुन चुका हूँ। दूसरी तरफ पानी के अंदर आर्या अपने महल में वापस आ चुकी थी और उसके पास अभी भी शहजादे की फ्लूट मौजूद थी और वो उसी की यादों में घूम थी। उसके वालिद अंदर आए और उन्होंने उसके हाथ में एक फ्लूट देखी और वो समझ गए कि आर्या महल से बाहर गई थी। मैंने तुम्हें मना किया था आर्या, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और तुम जमीन पे गईं। तुम्हें इंतजार करना चाहिए था। लेकिन शहजादा डूब जाता। क्या? शहजादा? तुमने महल की खिलाफ वर्जी की है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था जब तक मैं तुम्हें ना कहता। मैंने तुम्हें कहा था कि तुम यहाँ से बाहर मत जाना। बादशाह वहाँ से चला गया। वो बहुत उदास था और बहुत परेशान भी अपनी बेटी के लिए। लेकिन आर्या अभी भी बाहर जाकर शहजादे को देखना चाहती थी और फिर उसने एक बहुत बड़ी गलती करी और अपने वालिद का महल दोबारा छोड़ दिया और सीधा चुड़ैल वेगा के पास चली गई, जो कि महल के कोने में था। वेगा का नौकर, जिसके 2 सर थे, वो महल की निगरानी कर रहे थे और उन्होंने देखा कि छोटी जलपरी आ रही है। वेगा, बादशाह की बेटी आ रही है। अब बदला लेने का वक्त आ गया है। मुझे पता था ये होगा। वो पागल है, शहजादे के पीछे, उसे अंदर आने दो। आर्या थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन उससे शहजादे को किसी भी हालत में देखना था, तो वो अंदर गई और मदद मांगी। वेगा ने उसकी बात मान ली, लेकिन उसे बदले में कुछ चाहिए था। मैं एक ऐसा जादू बनाऊंगी जो तुम्हें इंसान में बदल देगा। तुम जमीन पे चल सकोगी और शहजादे के साथ डांस कर पाओगी, पर बदले में तुम्हें मुझे अपनी खूबसूरत आवाज देनी होगी। मेरी आवाज? लेकिन मेरी आवाज? जलपरी आर्या ने उसकी बात मान ली, क्योंकि वो शहजादे से बहुत प्यार करने लगी थी। लेकिन याद रहे, ये जादू 3 दिन में खत्म हो जाएगा। तब तक तुम्हें शहजादे को अपने प्यार में मुब्तला करना है। तुम वापस से जलपरी बन जाओगी और शहजादे और अपने वालिद से कभी नहीं मिल पाओगी। आर्या नादान थी और उसने वो जादू पी लिया। फिर वो समुंदर से ऊपर तैरकर जाने लगी और जैसे ही वो जमीन से करीब होती गई, उसकी टेल गायब होने लगी और उसके पास इंसानों जैसे पैर आ गए। उसकी दोस्त डॉल्फी ने उसे देखा और वो उसकी मदद करने के लिए आ इससे पहुंची। पहले तुम्हारे पास पैर नहीं थे, तुम्हें ध्यान से रहना होगा। छोटी प्यारी जलपरी ने डॉल्फी की मदद ली ऊपर आने तक। शहजादा एडवर्ड वहाँ खड़े होके उसे देख रहा था, जिसने उसकी जान बचाई थी। मैंने तुम्हें कहीं देखा है। क्या हम पहले कहीं मिल चुके हैं? आर्या के पास आवाज नहीं थी, तो उसने अपना सर हिलाया और शहजादे को उसकी फ्लूट वापस करी। हाँ, हम पहले मिल चुके हैं।
तुम वही लड़की हो जिसने मुझे डूबने से बचाया था, और तुम्हारी खूबसूरत आवाज मुझे हमेशा याद रहेगी। तुम्हारा नाम क्या है? आर्या ने उसे बताने की बहुत कोशिश करी। ओ अच्छा, तुम बोल नहीं सकती। लेकिन वो बोल नहीं पा रही थी। तो शहजादे को लगा कि ये कोई और लड़की है, क्योंकि जो लड़की उसने देखी थी उसके पास एक खूबसूरत आवाज थी। लेकिन वो फिर भी इसकी मदद करना चाहता था और उसने उसे अपने महल ले जाने का फैसला किया। और दूसरी तरफ महल में शहजादे के वालिद बादशाह अपने बेटे की शादी की तैयारियां कर रहे थे। आर्या बस खड़े होकर देख रही थी और दुखी थी कि वो शहजादे से शादी नहीं कर सकती। दिन गुजरते गए और वो शहजादे से बात नहीं कर पाई। आर्या को याद आया कि जादू जल्द ही खत्म हो जाएगा और वो शहजादे को खो देगी। आर्या को लगा कि शहजादे से शादी करना बहुत मुश्किल है उसकी आवाज के बिना। जब तीसरा दिन आ पहुंचा, आर्या बहुत दुखी थी। लेकिन तभी कुछ नाकाबिले यकीन सा हुआ। उसकी जलपरी बहनें पानी से बाहर आ गईं और फिर उसकी दादी। मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हें बचाने आई हूँ और उस चुड़ैल का जादू तोड़ने। और फिर पानी के अंदर से एक बहुत बड़ी लहर बाहर आई और उसके अंदर से आर्या के वालिद निकले। आर्या, मेरी प्यारी बेटी, तुम उन मुश्किलों से गुजर चुकी हो जिनसे मैं तुम्हें बचाना चाहता था। मैं तुम्हारी आवाज लौटाने आया हूँ। मैं ये जादू खत्म कर दूंगा और तुम हमें हमेशा के लिए याद रखना। पानी के महल के बादशाह ने अपनी छड़ी उठाई और उसे उस सीशेल के पास रखा और जादू टूट चुका था। आर्या की आवाज वापस आ गई। मेरी आवाज, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आपसे बहुत प्यार है। नहीं। वेलविली जल्दी से शहजादे की कश्ती के पास जा पहुंची। शहजादा और एक दूसरे शहर की शहजादी बस शादी करने ही वाले थे, लेकिन अचानक शहजादे ने कुछ सुना और वो रुक गया। ये आर्या की खूबसूरत आवाज थी। आर्या को वेल पर देखकर शहजादे ने अपनी कश्ती से छलांग मारी। वो तुम ही थी। मैं जानता था तुम वही हो जिसने मेरी जान बचाई थी। मेरा नाम आर्या है। और आखिर में शहजादे एडवर्ड की शादी आर्या से होने का फैसला हो चुका था और आर्या दुनिया की पहली जलपरी थी जो एक इंसान से शादी करने वाली थी। और आर्या के घर वालों ने आर्या और शहजादे एडवर्ड को बहुत सारी दुआएं दी और वो बहुत खुशी से जिंदगी गुजारने लगे।